नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप शर्मा यूपी बिहार एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, हिंदी के सभी टॉपिकों में से आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में बता दिया गया है। अगला टॉपिक आपका है एक अव्यय। क्यों? क्योंकि अव्यय के अंतर्गत आपका आता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया भी आपको पढ़ा चुके हैं और विशेषण भी पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए अव्यय के इस टॉपिक को हम आपको बता देंगे और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, अव्यय क्या होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अगर अव्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये निकलेगा आपका अ प्लस व्यय। अगर इसको आप अलग करेंगे तो एक शब्द निकलेगा आपका अ, दूसरा होता है व्यय। अ एक प्रकार का उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय हम आपको बताएंगे इसके अगले टॉपिक में, ठीक है। देखिएगा, अ एक प्रकार का क्या होता है? अ आपका एक प्रकार का उपसर्ग हो गया, यानी व्यय शब्द में जुड़ा हुआ एक प्रकार का उपसर्ग है। और व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च, यानी कि जो खर्च ना हो। अब खर्च होने का मतलब क्या है? तो खर्च होने का मतलब ये है कि इसको परिवर्तित करना या बदलना। उदाहरण के रूप में, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक नोट है 100 रुपये का, कोई आपके पास एक 100 रुपये का नोट है। अगर आप इसको खर्च नहीं करेंगे तो आपका नोट वैसे के वैसे बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप इस नोट को खर्च कर देंगे, एक भी रुपया अगर खर्च कर देंगे आप, तो ये नोट क्या हो जाएगा? कई नोटों में या कई सिक्कों में, चेंज में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें विकार हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अव्यय क्या होता है कि जिसमें खर्च ना हो, मतलब जो इसमें कोई परिवर्तन ना हो। किस आधार पे? तो देखिएगा, हमने लिखा है यहाँ पे कि जिस पर लिंग, वचन और कारक, यानी जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव ना पड़े। यानी कि अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिला जो लाकर आप याद रखिएगा कि अव्यय एक प्रकार का कैसा शब्द है? यह एक प्रकार का अविकारी शब्द है। अविकारी। अविकारी क्या होता है? तो हमने आपको बताया है अविकारी शब्द और विकारी शब्द के बारे में कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन। तो देखिएगा, अव्यय जो होता है, अव्यय एक प्रकार का कैसा शब्द है? अविकारी। अविकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो जिस पर क्या होता है? लिंग, वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो अव्यय को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने प्रकार से बांटा गया है? तो अव्यय आपका होता है एक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक, तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मय बोधक। यानी अव्यय को 4 तरह से बांटा गया है। कभी कभी आपका इसमें एक और भी ऐड होके आ जाता है जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे, निपात के बारे में। निपात क्या होता है? अगर इसको देखा जाए तो इसको मिलाकर कुल 5 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक और निपात। ये 5 प्रकार के आपको अव्यय हो जाएंगे, ठीक है। तो बारी बारी से इन चारों पांचों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करे, विशेषता प्रकट करे, यानी क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अब उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे उदाहरण है आपका, श्याम हंसता है। हमने उदाहरण लिखा है एक, श्याम हंसता है। इसमें हंसना क्या है? आपका क्रिया है। कौन हंस रहा है? कर्ता श्याम। तो श्याम हंसता है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। लेकिन अगर यही वाक्य रहे कि श्याम जोर से हंसता है, श्याम जोर से हंसता है, इसमें जोर से क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें जोर से, यही आपका शब्द आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि जो हंसना क्रिया है, हंसना जो क्रिया है, इसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, ठीक है। यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताए वही क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण। हमने लिखा है क्या कि जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता को प्रकट करे या जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता को बताए वही शब्द क्या हो जाएगा? वही शब्द आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण आप देखिएगा, जैसे
मेले में पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब आप इसमें देखेंगे, इस उदाहरण में देखेंगे कि मेले में पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो बिकना क्या हो गया? आपका क्रिया है। कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो ये धड़ाधड़ शब्द आपका क्या हो जाएगा? ये धड़ाधड़ शब्द आपके क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे आपको उदाहरण, आपको वाक्य मिलेंगे। आप उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझेंगे कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जोर से हो जाएगा, यानी हंसना जो क्रिया है इसमें जोर से क्या बता रहा है? इसकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। धड़ाधड़ क्या हो जाएगा आपका? ये भी धड़ाधड़ आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। आप और वाक्यों से समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण में कितने प्रकार के शब्द आते हैं या क्रिया विशेषण में कौन कौन प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, क्रिया विशेषण जो होता है, ये क्रिया विशेषण आपको जो क्रिया के बारे में समय या ढंग को बताता है। देखिएगा, तो जो क्रिया विशेषण है ये क्रिया के संपादित होने के ढंग को बताता है। ढंग, पहली बात इसको याद रखिएगा। इसमें आपको हमने जैसे बताया ढंग क्या, उसके तरीका को बताता है। जैसे हमने उदाहरण में आपको बताया कि किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो इसमें धड़ाधड़ क्या हो जाएगा? उसके ढंग को बता रहा है, उसके तरीके को बता रहा है। ठीक है, जैसे वह बोलता है। ठीक है, उदाहरण के रूप समझिएगा, क्या? वह बोलता है। इसमें बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन यहीं पे अगर शब्द जोड़ दिया जाए कि वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके ढंग को, यानी क्रिया जो संपादित समाप्त हो रही है वो क्रिया के ढंग को बता रहा है, उसके तरीके को बता रहा है। ठीक है, उसके रीति को बता रहा है। तो जो क्रिया विशेषण होता है ये इसको बताता है। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें, तो जो क्रिया विशेषण होता है वो निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में बताता है, यानी कि निश्चितता व अनिश्चितता। निश्चितता व अनिश्चितता के बारे में बताता है। कैसे? जैसे वह अवश्य पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा। इसमें अवश्य क्या हो गया? अवश्य आपके निश्चितता के बारे में बता रहा है। वह पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन वह अवश्य पढ़ेगा, वह जरूर पढ़ेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो किसके बारे में बताता है ये क्रिया? वह क्रिया विशेषण उसके निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में बताएगा। चीज़ें कन्फर्म हो गई, वह नहीं पढ़ेगा। ठीक है, वह पढ़ता है। देखिएगा, जो क्रिया विशेषण होता है अगला, वह निषेध व स्वीकृति के बारे में बताता है। स्वीकृति के बारे में, यानी वह निषेध व स्वीकृति के बारे में बताता है। जैसे मत पढ़ो। अब यहाँ पे पढ़ना तो क्रिया हो गई, मत पढ़ो ये क्या है? इसके निषेध के बारे में पढ़ो। हाँ, वह जाएगा तो ठीक है, लेकिन हाँ के बारे में स्वीकृति वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेंगे। आप ढेर सारे इन वाक्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण में सबसे पहला आपका आता है कालवाचक। दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे स्थानवाचक। तीसरा आपका आता है परिमाणवाचक। और चौथा आपको मिलेगा रीतिवाचक। रीतिवाचक। इनसे जितने बनने वाले शब्द होंगे हम बता देंगे और इससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिएगा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो आपके कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इतने प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं
कुछ क्रिया विशेषण को हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्जाम में आते हैं या कौन कौन से शब्द होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका कालवाचक के अंतर्गत हो जाएगा कौन सा। काल मीन्स होता क्या है आपका, आप जानते होंगे काल मीन्स होता है समय, यानी कि समय को ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी वाक्य में आएंगे शब्द के रूप में, अव्यय शब्द के रूप में, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कोई भी आप इन शब्दों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने शब्द ये हैं आपके सब क्या हैं, अभिकारी हैं। तो देखिएगा जैसे लिखा है आपका परसों, ठीक है, परसों शब्द क्या, वह परसों आएगा। क्या परसों शब्द को आप परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं? नहीं। आप किसी भी वाक्य में कहीं भी किस तरह से प्रयोग करेंगे, लेकिन यह शब्द आप नहीं बदल सकते। इसलिए परसों शब्द क्या हो जाएगा, ये कालवाचक के अंतर्गत क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला है सदा। सदा शब्द भी आपका, ये भी आपका कालवाचक हो गया। कभी कभी, अभी अभी, नित्य, ज्यों ही, प्रतिदिन, लगातार। देखिए लगातार शब्द कई बार परीक्षा में आया है, ये भी समय को ही दर्शाता है। जैसे वह लगातार पढ़ाई कर रहा है, वह लगातार पढ़ाई कर रहा है। अब ये लगातार शब्द को आप बदल नहीं सकते हैं, लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लगातार शब्द क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आजकल, आजकल लोग अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं, आजकल लोग अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं। तो आजकल शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्रिया विशेषण कालवाचक हो जाएगा। बार बार या बारी बारी, दिन भर, हमेशा, ये सभी शब्द, यानी आपके जितने ये सभी के सभी शब्द हैं ये कालवाचक हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या है आपका, अंदर शब्द दिया हुआ है, बाहर शब्द लिखा हुआ है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, भीतर, समीप, यानी ये सभी के सभी शब्द स्थानवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे, क्रिया विशेषण स्थानवाचक हो जाएंगे। अगला है आपका परिमाण। परिमाण क्या होता है, तो परिमाण में हम आपको बता चुके हैं कि जिनको मापने और तौलने की आवश्यकता पड़ती है, जिनको मापा या तौला जा सके, वो परिमाण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा है बहुत, बारी बारी, इतना, उतना, जितना, काफ़ी, पर्याप्त, ठीक है। जैसे हमारे लिए यह भोजन पर्याप्त मात्रा में है, तो पर्याप्त मात्रा शब्द हो जाएगा, पर्याप्त शब्द ही आपका हो जाएगा। लेकिन क्रिया विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग होगा, आप इसको वाक्यों के माध्यम से जब एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जरा सा, केवल, ये सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, परिमाण के अंतर जाएंगे। रीतिवाचक क्या है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रीतिवाचक, और ज़्यादातर प्रश्न रीतिवाचक से बनते हैं। जैसे आपको अभी हम उदाहरण के रूप में बताए हैं कि जैसे मेले में किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, रीतिवाचक के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। सचमुच शब्द लिखा हुआ है, सचमुच आपका हो जाएगा रीतिवाचक। बेशक, जरूर, धीरे से, धीरे से, जैसे वह बोला, वह बोला, कैसे बोला, वह धीरे से बोला, तो बोलना आपका क्या हो गया, क्रिया, लेकिन बोल कैसे रहा है, धीरे से बोल रहा है, तो धीरे शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये धीरे शब्द आपका रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चुपके से, चुपके से बोला, बोलना, ये भी आपका हो जाएगा क्या, वो बोलता है, वो चुपके से बोलता है। यानी कि क्रिया के अर्थ में प्रकट होने वाले जो विशेषण शब्द आ रहे हैं, क्रिया विशेषण यही है। यहाँ पे अचानक, वह अचानक दौड़ने लगा, वह दौड़ता है, ठीक है, वह दौड़ता है लेकिन वह अचानक दौड़ने लगा या दौड़ता रहा, तो अचानक शब्द हो जाएगा। ध्यानपूर्वक, जैसे मान लीजिए वाक्य दिया है, वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वह पढ़ता है, चलो ठीक है, वह करता हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यानपूर्वक, बार बार आपको बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। तो इतने सारे शब्दों को अगर आप एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, रोक दो एक मिनट। अगला आपका अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो संज्ञा व सर्वनाम के बीच, सर्वनाम के बीच, ऐसे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या प्रकट करते हैं, संबंध को प्रकट करते हैं, संबंध को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ऐसे
अव्यय को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक। अब कैसा, कौन कौन से अव्यय हो जाएंगे? तो देखिएगा, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं कि राम और श्याम घर जाते हैं। इसमें आप देखिएगा, राम क्या है? राम संज्ञा है। श्याम क्या है? ये भी संज्ञा है। ठीक है, तो राम और श्याम इन दोनों के बीच में जो और शब्द आएगा, यही और शब्द आपका क्या हो गया? यही और शब्द आपका क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। यानी कि हमने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को प्रकट करने के लिए। ठीक, या अगर इसको याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम है तो ठीक, नहीं तो क्या होगा? एक वाक्य को जोड़ने के लिए, एक वाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन अव्यय शब्दों का, एक वाक्य को जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो भी संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी अगर एग्जाम में आ जाए कि राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। अगर ये वाक्य आ जाए, आपके परीक्षा में वाक्य आ जाए कि राम पढ़ता है और यहाँ पे और शब्द आया है और श्याम खेलता है, तो यहाँ पे राम पढ़ता है, ये पूरा का पूरा एक वाक्य हो जाएगा। दूसरा श्याम खेलता है, ये दूसरा एक वाक्य हो जाएगा। तो राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यहाँ पे दो वाक्य हैं। तो क्या यहाँ पे जो दोनों के बीच में और शब्द आया है, ये क्या आपका संबंध बोधक अव्यय होगा? नहीं, ये आपका संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, एक ही वाक्य को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए, जैसे आपका एक वाक्य था राम और श्याम, ठीक है, यानी ये एक ही वाक्य है। यहाँ पे क्या है? दो वाक्य हैं। तो दो वाक्य आप याद रखिएगा, यहीं पे आप देख लीजिए, जो तीसरे नंबर का एक वाक्य होता है, तीसरे नंबर का जो अव्यय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या होता है? याद रखिएगा, इन दोनों को अगर मिला के आप देखेंगे, उदाहरण से तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप शब्दों से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उदाहरण के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय में हमने बताया, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को प्रकट करेगा वो कहलाएगा। यहाँ पे जैसे और शब्द हो गया, जैसे राम श्याम के बिना नहीं रह सकता, जैसे आपका उदाहरण हो सकता है राम श्याम के बिना नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे के बिना शब्द हो जाएगा, एक ही वाक्य है, ये भी वाक्य एक ही है, संज्ञा सर्वनाम ही है। ठीक है, तो ऐसे अगर वाक्य मिलेंगे तो आपके ये क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक। लेकिन अगर दो वाक्य मिले या दो उपवाक्य मिले, याद रखिएगा, दो वाक्य हों या दो वाक्य हों या एक वाक्य और एक उपवाक्य हो, तो उसको जोड़ने के लिए जिन समुच्चय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो कहलाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप देखेंगे इनमें जो शब्द आपको मिलेंगे, इन शब्दों के बीच में, उन शब्दों को आप समझ लेंगे तो देखिएगा, हमने बताया क्या कि संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, इन दोनों के बीच में हमने और शब्द लिया था और दोनों में आ जा रहा था। तो आप समझिए कुछ शब्दों के माध्यम से, जैसे भर, और, के बिना, में, से, के नीचे या के ऊपर, अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो एक ही वाक्य के बीच में आ रहे हैं या दो वाक्यों के बीच में आ रहे हैं। अगर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करने वाले शब्द आते हैं, जैसे और, तथा, इसलिए, जैसे श्याम बीमार है इसलिए वह पढ़ने नहीं आया। अब यहाँ पे दो वाक्य हो जाएगा, एक पहला क्या, श्याम बीमार है, दूसरा वाक्य हो जाएगा वह पढ़ने नहीं आया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग कर दिया गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका
समुच्चय बोधक। हमने अभी वाक्य में क्या बताया था आपको, और शब्द दोनों जगह आया था। जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं तो और शब्द यहाँ पे आएगा, लेकिन और शब्द क्या होगा, वो संबंध बोधक हो जाएगा। लेकिन राम पढ़ता और श्याम खेलता है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो वहाँ पे अगर और आएगा तो क्या कहलाएगा आपका, समुच्चय बोधक। ठीक है, इन वाक्यों के माध्यम से आप समझ लेंगे और ये सब आपका किसके अंतर्गत आएंगे, समुच्चय बोधक के अंतर्गत। अगला जो आपका आता है चौथे नंबर का जो अव्यय आता है वो है आपका विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय यह सबसे आसान अव्यय है आपका पहचानने का। कैसे इस अव्यय को पहचानेंगे, क्योंकि इस अव्यय के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे वाह शब्द लिखा है, विस्मय बोधक की बात है। ठीक है, हे शब्द लिखा रहेगा, विस्मय की बात की जाएगी। यानी कोई भी विस्मय बोधक अगर अव्यय आता है तो उसके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। जैसे और भी उदाहरण मिलता है आपको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं राम राम, राम राम। अब दोनों शब्द के अंत में विस्मय बोधक है। राम राम कहने का मतलब प्रणाम करते हैं, वो भी आपका विस्मय हो जाएगा। ऐसे बहुत खूब बोलते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। इसके लास्ट में अगर लिखा रहेगा, अंत में अगर इसके विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहेगा तब भी। जी शब्द लिखा है, जी, हाँ शब्द लिखा है, कोई भी शब्द हो अगर उसके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, विस्मय बोधक अव्यय के बारे में। तो विस्मय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बता दिया। हाँ, इनमें एक छोटा सा टॉपिक और भी आ सकता है। टॉपिक क्या है, जो पांचवा प्रकार होता है निपात के बारे में। तो निपात क्या होता है देखिएगा, निपात किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। निपात क्या होता है, किसी भी वाक्य में विशेष अर्थ लगाकर जो बल प्रकट किया जाए। याद रखिएगा क्या, कि किसी भी वाक्य में अगर कोई शब्द प्रयोग करके उस पर दबाव डाल दिया जाए, उस पर बल दिया जाए, तो क्या कहलाएगा आपका, निपात कहलाएगा। जैसे वह पेट भर खाता है, पेट भर खाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे भर शब्द क्या हो जाएगा, निपात शब्द हो जाएगा। ठीक है, वह रात भर सोता है, पेट भर खाता है, तो यहाँ पे भर शब्द क्या हो जाएगा आपका, निपात हो जाएगा। ठीक, अगला उदाहरण आप देखेंगे, जैसे मिल जाएगा आपको वाक्य, वह तो जाता है, वह तो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तो शब्द लगाकर वाक्य में एक विशेष बल दे दिया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, निपात के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे इसमें और भी आपको मिलेंगे कुछ शब्द, वो शब्द है तक या भर, ऐसे शब्द तक या भर, केवल, मात्र आदि ढेर सारे शब्द ऐसे मिलेंगे। बस निपात में इतना याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में विशेष अर्थ लगाकर जो बल प्रदान कर दिया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात भी एक प्रकार का अव्यय होता है। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद।